बोलिए भारत माता की। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सांसद श्री दिलीप जी घोष, भारत सरकार की मंत्री श्रीमती देवाश्री जी, जिलाध्यक्ष तन्मय दास और आपके कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अनुतोराव भट्टाचार्य, अमूल्य मैत्री, शंभू चरणवेरा, चंद्रशेखर नंदा और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, तबंगेर सकल भाई, ओ बोनदेर जनाय आमार प्रणाम। हमारी बंगला सही थी? हमारी बंगला सही थी? आप नारा सकोले भालो आछेन तो वेरी गुड। सबाई के भालो थाकते हबे और सवारे एबारे आसोल परिवर्तन कोरते हबे। ओके, तब तो मुझे भाषण देने की जरूरत ही नहीं। जब आप परिवर्तन खुद ही कर देंगे तब भाषण देने की क्या जरूरत है? भाषण देना है, देना है। मेरे बहनों भाइयों, इस पश्चिमी बंगाल में जब से आजादी हासिल हुई तब से इस पश्चिमी बंगाल का जितना विकास होना चाहिए सरकारों ने नहीं किया। एक समय ऐसा था पूरे भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर, सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भारत में यदि कोई माना जाता था तो पश्चिमी बंगाल माना जाता था। लेकिन आजादी के बाद हुकूमत करने वालों ने पश्चिमी बंगाल को तबाह कर दिया। पश्चिमी बंगाल बर्बाद हो गया। गरीबी लगातार, चाहे सीपीएम की सरकार रही हो अथवा टीएमसी की सरकार रही हो, पश्चिम बंगाल में तेजी के साथ बढ़ी है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हमारे बहादुर जवानों के हाथों को जो रोजगार का अवसर मिलना चाहिए वो रोजगार का अवसर भी नहीं मिल रहा है। दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अजीबोगरीब हालत इस पश्चिमी बंगाल में पैदा हुए। चाहे सीपीएम रही हो, चाहे ममता दीदी की टीएमसी रही हो, जब चुनाव का समय आता है ये लोग वादे करते हैं लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करते। मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जिन जिन राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आप पता लगा लीजिए। चाहे वो गुजरात होगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश होगा। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं, हम वह करके दिखाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज तक भारत की राजनीति में नेताओं के कथनी और करनी, वर्ड्स और डीड्स, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसमें अंतर होने के कारण ही भारत के नेताओं के प्रति और भारत की राजनीति के प्रति लोगों का विश्वास पहले से कम हुआ है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हम वही करेंगे, हम वही कहेंगे जो हम करके दिखाएंगे। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है और अन्य राज्यों में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, भारत की राजनीति में जो है विश्वास का संकट पैदा हुआ है, इसको हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और भारत की राजनीति से हम इस विश्वास के संकट को समाप्त करके ही दम लेंगे। यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। बंगाल का जहां तक प्रश्न है, बंगाल भारत की एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का एक केंद्र माना जाता है। आज बंगाल की पहचान किस रूप में हो रही है कि बंगाल में टीएमसी की सरकार है, यहां कटमनी चलता है। जनता के लिए जो पैसा आता है, आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसा आता है,
मुझे यह बताया गया है कि 15%, 20%, 25% कट मनी पहले लगती है। उतना पैसा कट कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और उसके बाद जो शेष पैसा बचता है वह धरातल पर आता है। जमीन पर आने के बाद भी बहुत सारे लोग उस पैसे की लूट कर जितना विकास होना चाहिए वह विकास नहीं हो पाता। बहनों भाइयों, 7 वर्षों से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं। अन्य राज्यों में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। आपने कभी सुना है मोदी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का? क्या आपने सुना है मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार क्या? मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, क्या कारण आपके मंत्रियों के ऊपर, आपकी सरकार के ऊपर बराबर यह भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? इसका जवाब बंगाल की जनता को, ममता दीदी को देना पड़ेगा इस चुनाव में। पहले तो मैं कुछ समय तक, जब मुझे लोगों ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में कटमनी चलती है, तो मैं तो समझ ही नहीं पाया कि यह कटमनी होती क्या है। बाद लोगों में सोचा कटमनी का मतलब पॉकेट कटिंग, लेकिन बाद में लोगों ने मुझे बताया कि कटमनी का क्या मतलब है। डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है उसमें 15%, 20%, 25% पहले ही काट लिया जाता है और यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। फिर यहां एक तोलाबाजी चलता है, तोलाबाजी यहां भी चलती है, तोलाबाजी चलती है यहां भी। ये है क्या तोलाबाजी? मेरा भाई, यहां तानाशाही है, यहां तोलाबाजी है, यहां कटमनी है। लेकिन आपको विश्वास देकर जाना चाहता हूं, याद रखना, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, दूसरे दिन से ही यहां पर कटमनी बंद हो जाएगी, तोलाबाजी बंद हो जाएगी, गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। यहां को विश्वास दिलाओ। मोदी जी वहां से पैसा देते हैं बंगाल के विकास के। ममता दीदी, बंगाल की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है, कहां चला जाता है पैसा? 25,000 करोड़ रुपया मेरे बहनों भाइयों केवल रोड बनाने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मोदी जी ने दिया है। कहां है वह पैसा? कितनी सड़कें बनी? सारे देश भर में हम लोग हर गांव को पक्के सड़कों से जोड़ रहे हैं, गांवों को शहरों से जोड़ रहे हैं। तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन पश्चिमी बंगाल उतनी ही तेजी से पीछे जा रहा है। कहां चला गया वह पैसा? यह पश्चिम बंगाल की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आप लोगों का बैंक अकाउंट खुला है कि नहीं खुला? बैंक अकाउंट जिन लोगों का खुला है, जरा हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों का बैंक अकाउंट। इधर भी बताइए, बैंक अकाउंट आप लोगों का खुला है? इधर भी खुला है, बहुत लोगों का खुला है। जिन लोगों का नहीं खुला होगा उसके लिए ममता दीदी जिम्मेदार है। और बहनों भाइयों, सुन लेना मेरी बात, हम लोगों की सरकार बन जाएगी, एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसका कि खाता बैंकों में न खुले। सभी का अकाउंट बैंकों में खुल जाएगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो कहते थे हम क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में केवल 16 पैसा जाता। हम क्या करें, हम बड़े मजबूर प्रधानमंत्री, लाचार प्रधानमंत्री। बहनों भाइयों, हमारा प्रधानमंत्री लाचार प्रधानमंत्री नहीं है, कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उसने फैसला किया, हमारे प्रधानमंत्री ने, हम सबका खाता खोलेंगे
और जितना पैसा भेजेंगे उस आदमी को उतना पैसा उसके खाते में पूरा का पूरा पैसा जाएगा, एक भी पैसा नहीं कटने का। आज यह हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन कैसे मैं मानूं कि हो रहा है? अब 6,000 रुपया सारे देश के किसानों को हम लोगों ने भेजा था, हर किसान के खाते में 6,000 रुपया भेजा था। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री से, ममता दीदी से मांगते रहे हम लोग, यहां के किसानों की सूची दे दीजिए, लिस्ट दे दीजिए, ताकि हम 6,000 रुपया उनके खाते में डाल सकें। बहनों भाइयों, हमको वह लिस्ट, लोगों के नाम की सूची ममता दी ने नहीं दी। क्या करे मोदी? बहनों भाइयों, मोदी जी की यह पीड़ा है और उन्होंने कहा है यदि इस बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और उनको विश्वास है कि बनेगी, तो बहनों भाइयों 6,000 रुपया आपका पहले का और आगे का पूरा पैसा आपके खाते में जाएगा। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। अजीबोगरीब हालात है। सारा देश नवीन शताब्दी में जी रहा है, लेकिन पश्चिमी बंगाल 18वीं और 19वीं शताब्दी में जी रहा है, जबकि एक से एक महापुरुष यहां पैदा हुए। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामकृष्ण परमहंस इसी धरती पर पैदा हुए। स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद जैसी विभूतियां इस धरती पर पैदा हुई, और उसकी हालत ऐसी ममता जी ने बना रखी है। बहनों भाइयों, इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जो यहां पर अराजकता का माहौल है, राजनीतिक हिंसा है, ममता दी को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ममता दी ने कहा था 2011 के चुनाव में, मां, माटी और मानुष का हवाला देकर वह उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं, न मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न माटी बंगाल की सुरक्षित है। ऐसे हालात जो है यहां की मुख्यमंत्री ने पैदा कर दिए। अराजकता का माहौल, आपको जानकारी होगी, हमारे भारतीय जनता पार्टी की 100-150 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं हुआ है, यदि हुआ है तो केवल पश्चिम बंगाल में। 1,500 से लेकर 2,000 तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हमले हुए, घायल हुए। क्या किसी मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है? जिस राज्य का वह मुख्यमंत्री है, वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, कानून और व्यवस्था को संभालना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। लेकिन इस जिम्मेदारी का भी ममता दीदी निर्वाह नहीं कर पाई। मैं भरोसा बंगाल की जनता को दिलाकर जाना चाहता हूं, जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, चाहे वह टीएमसी का होगा, चाहे कांग्रेस का होगा, चाहे सीपीएम का होगा, हम किसी पर कोई हमला नहीं होने देंगे। ये हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं। और जो हिंसा करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम कोई भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। हम जो है कानून और व्यवस्था को यहां पर बनाकर रखेंगे। बहनों भाइयों, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम विकास करना चाहते हैं तो विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। जब तक लोग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तब तक इस राज्य का विकास नहीं होगा। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इसीलिए एक ऐसी सरकार या चाहिए जो कि सुरक्षा की गारंटी दे सके। अब आप कहेंगे कि आप एक उदाहरण बतलाइए जहां हिंसा रही हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई हो और वहां हिंसा समाप्त हो गई हो। ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, त्रिपुरा जाकर देखिए, वहां कम्युनिस्ट की सरकार थी, वामपंथियों की सरकार थी, हिंसा होती थी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, त्रिपुरा में हिंसा बंद हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह है भारतीय जनता। हमारी सरकार यदि यहां बनती है तो
अवैध घुसपैठिए भी बंगाल की धरती पर पैर नहीं रखने पाएंगे, पैर नहीं रखने पाएंगे अवैध घुसपैठिए। सीमा की भी सुरक्षा करेंगे और आंतरिक सुरक्षा की भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन टीएमसी हो चाहे सीपीएम हो, ये पॉलिटिक्स से, पीपुल से ऊपर पॉलिटिक्स को रखते हैं, लोगों के ऊपर यह राजनीति करते हैं। ऐसे हालात हम लोग नहीं होने देंगे। क्या कर दिया है इन लोगों ने? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पैसे मोदी जी ने भेजे थे, जो आपको मिलने चाहिए, नहीं मिले। आप कहेंगे आगे क्या होगा? हमारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके बाद मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 2 से लेकर 3 वर्ष के अंदर ऐसे हालात हम लोग पैदा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ष भी लग सकते हैं, क्योंकि अब काफी पिछड़ गया है पश्चिम बंगाल। एक भी ऐसा गरीब परिवार शेष नहीं बचेगा जिसको अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान न मुहैया हो जाए, ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर और आयुष्मान भारत, एक योजना सुना है कि ममता दीदी ने लागू किया है। कुछ लोगों को 1,00,000-1.5 लाख रुपए इलाज के लिए मिल जाते हैं। बहनों भाइयों, पक्की गारंटी होगी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। आप बीमार पड़ गए, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा एक साल। लेकिन 5 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी तो दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। यही है आयुष्मान भारत योजना। यह योजना मंजूर है कि नहीं? लेकिन दीदी के रहते यह योजना यहां पर लागू नहीं होती। इसीलिए आप लोगों से परिवर्तन की मांग करने के लिए बहनों भाइयों मैं यहां पर आया था। और मैं दीदी को कहना चाहता हूं, दीदी राजनीति कीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। राजनीति होनी भी चाहिए लोकतंत्र, लेकिन राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति होनी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति होनी चाहिए। और यह भी मैं दीदी को कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में सरकार जो होती है शासक की तरह काम नहीं करती है, एक सेवक की तरह काम करती है। सेवा भाव से मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए, एक शासक के रूप में नहीं, एक डिक्टेटर के रूप में काम नहीं करना चाहिए। और सरकारें बहनों भाइयों किसी के अहंकार से नहीं चलती हैं। सरकारें जो चलती हैं वह संविधान से चलती हैं। संविधान से सरकारें चलती हैं। इस सच्चाई को भी ममता दीदी को समझना चाहिए। अब खुलेआम बम बनाए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, आपने सुना है पश्चिम बंगाल में बम बनते हैं, सही है कि नहीं? टेलीविजन पर भी देखा होगा, एक खबर आई थी, मैंने टेलीविजन में वो खबर देखी थी। बस इतना ही कहना चाहता हूं, आज तो पश्चिम बंगाल में बम भी कुछ स्थानों पर बनते हैं, बम फेंके जाते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। लेकिन जिस दिन सरकार बना देंगे उसके दूसरे दिन से हम देखेंगे किसने अपने मां का दूध पिया है जो बंगाल की धरती पर बम बना सके और लोगों के ऊपर बम फेंक सके। देखना है तो जाकर नॉर्थ ईस्ट में देखिए, असम में हमारी सरकार है। बहनों भाइयों, हिंसा का दौर समाप्त हो गया, उग्रवाद और आतंकवादी घटनाएं समाप्त हो गई। लोग समझौता कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत हमारी है, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। यही बंगाल की माता की कोख से पैदा हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारी पार्टी बनाई। उन्होंने जो कह दिया था, देश की जनता को जो वचन दे दिया था 1951 में जनसंघ हमारी पार्टी बनाते समय, उस वादे को आज हमारी सरकार बनी है तो हमने पूरा किया है। बहनों भाइयों, उन्होंने कहा था जम्मू, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में
धारा 370 के तहत जो एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को हासिल है, हम उसको समाप्त करेंगे। तो आज मैं कहना चाहता हूं, और निश्चित रूप से पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को शांति मिलेगी कि जो हमने कहा था, हमारे फॉलोअर्स ने आज उसको पूरा करके दिखाया है। चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर, और जो कहा है हमने, हर वचन को पूरा करें। प्राण जाई पर वचन न जाई, बहनों भाइयों, यही हमारा संकल्प है। हर वचन को हम पूरा करेंगे। आपने देखा, हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, आतंकवादियों को बराबर भेजता रहा है। बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में हमारे निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के हाथों मारे जाते रहे। बहन भाइयों, ने लंबे समय से सिलसिला चला आ रहा, लंबे समय से लुक छुप कर आते थे और यहां पर हिंसा को अंजाम देते। परिवर्तन आ गया। एक बार ऐसा हुआ कि वहां के आतंकवादियों ने आकर हमारे सेना के जवानों पर हमला कर दिया। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, और सर्जिकल स्ट्राइक करके हम लोगों ने दिखाया। और एक बार ऐसे ही कुछ आतंकवादियों ने हमारे कई सुरक्षा के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को मार डाला। बहनों भाइयों, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, चाहे जो भी, भारत ही नहीं, यानी पड़ोसी देश की धरती पर जाकर हमें आतंकवादी ठिकानों का सफाया करना होगा तो करेंगे। और आपने देखा, हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की और आतंकवादी ठिकाने का सफाया कर दिया था। यह है भारत की ताकत, यह है आज भारत की ताकत। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो अमेरिका माना जाता है, अमेरिका भी आज कह रहा है कि भारत मजबूत हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। यह कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया का कोई देश किसी दूसरे देश को ताकतवर कहे, ऐसा नहीं होता। लेकिन उन्होंने भी इस बात को कहा। और इस बार आपने देखा, एक और हमारा पड़ोसी देश है, एक और हमारा पड़ोसी देश है चीन। अब चीन के साथ भारत के सेना के जवानों का स्टैंड डाउन, माने आमना सामना हो गया। हमारे सेना के जवानों ने भी फैसला किया, जो हो गया सो हो गया। अब किसी भी मां के लाल को भारत की 1 इंच भूमि पर कब्जा नहीं करने देंगे। और हमारे सेना के जवानों ने आंख से आंख मिलाकर उसका जवाब दिया। यही कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम हिंदुस्तानियों की आन बान शान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आए। आपका संबल चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। इसीलिए हम लोग आपके बीच आए। सीमाओं को भी हम सुरक्षित करेंगे, कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया ना रह पाए, यकीन रखना। और यहां तक पश्चिमी बंगाल में अराजकता का माहौल हम समाप्त करेंगे। घोटाला हुआ, एक से एक घोटाले में, सारे घोटालों का नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, यह बताइए, यहां घर घर में नल पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा? पानी वाला नल बताइए। मोदी जी ने हर राज्य में कहा है कि भाई घर घर में नल होना चाहिए, और केवल नल नहीं होना चाहिए, उस नल में जल भी होना चाहिए। अब हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, 2024 समाप्त होते होते इस भारत में एक भी घर नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल से जल न निकलने लगे। ऐसा एक घर भी नहीं बचेगा। यह और कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती बहनों भाई। लेकिन जब तक यह टीएमसी की सरकार रहेगी, भारत के संघीय ढांचे को, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बराबर टीएमसी की सरकार के द्वारा चुनौती दी जा रही है। ऐसे देश नहीं चल सकता। बहनों भाइयों, ममता दी को चोट लगी, केवल सहानुभूति अर्जित करने के लिए आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अटैक किया है। क्या आपने सुना है भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी हिंसा करती, किसी के ऊपर हाथ उठाते? जांच में यह बात साफ हो चुकी है बहनों भाइयों, किसी ने उन्हें मारा नहीं है, किसी ने उनके हमला नहीं किया है।
बल्कि सुरक्षा की कमियों के कारण स्वयं ही उनका फ्रैक्चर हो गया। अब वो सहानुभूति लेने के लिए कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि किसी के ऊपर हाथ उठाएगा तो हम लोग माफ नहीं करेंगे, किसी सूरत में माफ नहीं करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहता। हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग, हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। हम ऐसी ट्रेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को नहीं देते। हम शासक बनकर काम नहीं करते हैं, हम एक सेवक के रूप में काम करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। हम विनम्रतापूर्वक काम करते हैं, दिल में अहंकार रखकर हम काम नहीं करते। इसीलिए आप लोगों से कहने आया हूं, बहनों भाइयों, परिवर्तन का समय आ गया है। अब और नो ही अन्याय, अब अन्याय यहां कोई नहीं करने पाएगा। और यह बात इसलिए आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब यह बात पक्की हो गई है कि टीएमसी यहां से जा रही है और भाजपा यहां आ रही है। जब होता है मूर्ति विसर्जन, रामनवमी, बराबर बाधाएं पैदा किया है। हमारा कहना है हिंदू धर्म का चाहे त्योहार हो, कोई पर्व हो, फेस्टिवल हो, कुछ भी, मुस्लिम धर्म का हो, क्रिश्चियन धर्म का हो, सबको इस बात की आजादी होनी चाहिए ताकि अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सके। हम नफरत नहीं पैदा करना चाहते, पूरे समाज को जोड़कर हम भारत की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। समाज को तोड़कर भारत की ताकत नहीं बढ़ाई जा सकती है। भारत की ताकत यदि बढ़ाई जा सकती है तो समाज को जोड़कर ताकत बढ़ाई जा सकती है। अरे बहनों भाइयों, हमारा देश तो ऐसा है, नाग पंचमी के दिन जिस सर्प के काट लेने के बाद, जिस नाग के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी दूध पिलाने का काम यदि कोई करता है तो भारतवासी उसको दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं। उस भारत के रहने वाले लोगों के ऊपर हमले कराने क्या हो गया है दीदी? आप देखो, लेकिन अब देखने का आपके पास समय नहीं। अब तो भारतीय जनता पार्टी अब उसको मुकाबला कर ले। अब आपको देखने का उसका समय नहीं है। बहनों भाइयों, इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। इस क्षेत्र में आदिवासी भाई भी रहते हैं। यहां पर कुछ आदिवासी भाई भी हैं कि नहीं? आदिवासी भाइयों के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजना बनाई है। बहनों भाइयों, इसको यहां की टीएमसी सरकार लागू नहीं कर रही है। मैं आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं, यकीन रखना, हमारी जितनी भी केंद्र की योजनाएं आदिवासी भाइयों के लिए हैं, सरकार बनने के बाद उसे लागू करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासी भाइयों के बारे में क्या सोचती है, मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। हमारी नीयत के बारे में, हमारे इंटेंशन के बारे में आपको पता लग जाएगा। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे नेता, भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा आदिवासी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत उपेक्षित है, इसलिए अब आदिवासी समाज के कल्याण के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई जानी चाहिए। तो मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स, आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए। यह बात मैंने इसलिए कही ताकि आपको पता लगे कि आदिवासी समाज के प्रति भी हम लोगों की नीयत क्या है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का आप लोगों ने समर्थन दिया है, मेरे बहनों भाइयों, उसके लिए आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे कि पश्चिम बंगाल में 42 में हम 18 सीटों पर जीत जाए, लेकिन 42 में 18 सीटों पर आप लोगों ने विजय दिलाई। और उस समय हम लोग भी कहते थे, क्योंकि खुलकर लोग वोट करेंगे ऐसा नहीं लगता था, तो उस समय हम लोगों ने नारा दिया था, चुपे चाप कमल छाप। नारा था ना उस समय, चुपे चाप कमल छाप। लेकिन इस बार मैं कहकर जा रहा हूं, अब चुपे चाप कमल छाप नहीं, अरे जोरे छाप तृणमूल छाप। अब इस बार डरिए मत, खुलकर आइए। सौरभ गांगुली का सिक्सर देखा है कि नहीं? देखा है? बड़ा तेज छक्का मारते हैं सौरभ।
ये बताइए उनका सिक्सर मशहूर क्यों था, उनका छक्का मशहूर क्यों था? ना इसलिए मशहूर था, आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। इसलिए मशहूर था जब सौरव गांगुली क्रीज को पार कर जाते थे तब लोग ये मान लेते थे कि हमारा सौरव गांगुली जो है छक्का मारेगा, सिक्सर मारेगा, और सौरव गांगुली सिक्सर मार देते। तो बहनों भाइयों, अब आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में जो वोट दिया है, समर्थन दिया है, उससे अब हम लोग भी अब क्रीज पार कर गए हैं। अब इस बात की पक्की गारंटी है विधानसभा के चुनाव में हम लोग भी अब छक्का मारेंगे, सिक्सर मारेंगे और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहूंगा, बूथ स्तर पर सारे कार्यकर्ताओं को लगकर काम करने की जरूरत है। और दीदी को मैं कहना चाहूंगा कि 2 मई दीदी जाचे, 2 मई दीदी जाचे, आसोल परिवर्तन आशे। अब ममता दीदी पश्चिम बंगाल में यही दादागिरी चोल ना। अब तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है। सोनार बंगला ये हम लोगों का स्वप्न है। और बहनों भाइयों, सोनार बंगला के ड्रीम को यदि कोई साकार कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी साकार है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, जैसा ममता दीदी ने कहा, खेला होवे, अरे खूब होवे खेला, खूब खेला होवे, जमकर खेला होवे, खूब खेला होवे, जमकर खेला होवे, लेकिन हिंसा का खेला ना होवे, कटमनी का खेला ना होवे, तोलाबाजी का खेला ना होवे दीदी, कटमनी का खेला ना होवे दीदी, तोलाबाजी का खेला ना होवे दीदी। दीदी खेला होवे तो विकास का खेला होवे, खेला होवे तो शांति का खेला होवे। अब यही मैं दीदी को कहना चाहूंगा कि दीदी बंगला में अब दादागिरी चोलवे ना यार, चलेगा नहीं, चोलवे ना, दादागिरी चोलवे ना। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, आप सभी का समर्थन, आप सभी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और हमारे प्रत्याशी अमूल्य जी ही है ना? हाँ, आइए अमूल्य, आइए। नेक्स्ट अनुचोड़ा जी, अच्छा 2 लोग हैं, अच्छा अमूल्य जी, अनुचोड़ा जी। देखिए हमारे अमूल्य जी जो हैं, शरीर से जरा ठीक ठाक है, कद भले ही थोड़ा सा वो है, शरीर से जरा ठीक ठाक है। चिंता मत करना, विधायक चाहिए तो ऐसा ही विधायक चाहिए। तो आप ये बताओ कि अमूल्य जी को जिताकर भेज दोगे कि नहीं? यदि आप समर्थन दोगे तो एक बार हाथ ऊपर उठा के जब ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूं। वाह, इधर भी बहुत अच्छा। और ये हमारे अनुतोरा जी को पक्का। और भाई जो पीछे खड़े हैं, जब आप भी ताली बजा कर बताओ कि समर्थन दोगे कि नहीं आप? वेरी गुड। तो मैं चलूं? अरे यार, आप पानी पी रहे हो, हमारे लिए पानी भी नहीं। चलते हैं, फिर मिलेंगे। और एक बात पक्की है, मैं इनसे कहूंगा, अमूल्य जी से भी और अनुतोरा जी से, दोनों लोग मिलजुल जाए। जब चुनाव हो जाए और जनता जब जिता दे, तो एक बार 4, 6, 8 महीने में, साल भर में एक बार मुझे जरूर फिर से यही बुलाइएगा। और बहनों भाइयों, मैं दोबारा इन अनुतोरा जी को और अमूल्य जी को जीतने के बाद मैं आना चाहूंगा। तो मैं अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहता,
मैं फूलों की हार पहनने के लिए नहीं आना चाहता। मैं आना चाहूंगा तो मैं शीश झुकाकर आप जनता का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, आपके आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। आप सब